पियोंगयांग सिटी जो नॉर्थ कोरिया का सबसे कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है, उसकी एक सुबह इमेजिन करो। और हाँ, आपकी इमेजिनेशन वहाँ के लोगों की रियलिटी है। इमेजिन करो, रोड्स बिल्कुल साफ हैं, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा जाइंट हैं, हर तरफ डिसिप्लिन है और हर दूसरी दीवार पर एक ही फैमिली का पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टर्स हैं, लेकिन जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर बाहर निकले, उनमें से बहुत से लोग एक अजीब बात रिपीट करते हैं। उनका कहना था कि नॉर्थ कोरिया में स्टेट सिर्फ हुकूमत नहीं थी, स्टेट एक अकीदा बन चुकी थी। एक ऐसा सिस्टम जहां लॉयल्टी सिर्फ सिटीजनशिप नहीं होती, ऑलमोस्ट ईमान जैसी चीज बन जाती है। इसीलिए दुनिया भर के कई रिसर्चर्स नॉर्थ कोरिया को सिर्फ डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि क्वासी रिलीजियस सिस्टम भी कहते हैं। ऑफिशियली कंट्री एथियस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत सी चीजें रिलीजन जैसे फील होती हैं। हर घर में लीडर्स की तस्वीर मैंडेटरी है, रोज उन पोर्ट्रेट्स की सफाई सुथराई करनी है, ये मैंडेटरी है। उनकी पूजा पाठ करनी है, ये मैंडेटरी है। स्कूल्स में बच्चों को बचपन से ही स्टोरी सुनाई जाती हैं, जहाँ लीडर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन तरीके से दिखाए जाते हैं। और ये सब इतनी कंसिस्टेंसी से होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स और बिलीफ का फर्क ब्लर होना शुरू हो जाता है। खैर, नॉर्थ कोरिया का ये सिस्टम एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ था। इसकी फाउंडेशन कोरियन वॉर के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुई। 1950s और 60s में किंग टू यंग ने ज्यूची आइडियोलॉजी को प्रमोट करना शुरू किया। ऑफिशियली ज्यूची का मतलब सेल्फ रिलायंस था, सेल्फ रिलायंस। लेकिन वक्त के साथ ये सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक थ्योरी नहीं रही, ये इमोशनल नेशनल आइडेंटिटी बन गई। स्कूल्स में बच्चों को सिखाया गया कि दुनिया डेंजरस है, फॉरेन पावर्स हमेशा कोरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और सिर्फ लीडरशिप ही नेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है। जब एक सोसाइटी को जनरेशंस तक ये बताया जाए कि सर्वाइवल का सिर्फ एक सोर्स है, तो फिर लीडर ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं रहता, वो प्रोटेक्टर बन जाता है, गॉड बन जाता है। और प्रोटेक्टर आहिस्ता आहिस्ता सेक्रेड फिगर जैसा फील होने लग जाता है। इसी पीरियड में जाइंट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, मास रैलीज ऑर्गेनाइज की गई और पब्लिक लॉयल्टी को एक इमोशनल रिचुअल बना दिया गया। कई डिफेक्टर्स के बहुत सारे डिफेक्टर्स जो नॉर्थ कोरिया से भागे हैं, डिफेक्टर मतलब जो नॉर्थ कोरिया से छुपा के भागे हैं, कई डिफेक्टर्स जो हैं उनके मुताबिक क्लासरूम्स में लीडर्स के कोड्स बिल्कुल उस सीरियसनेस के साथ याद करवाए जाते थे जिस तरह कई कल्चर्स में रिलीजियस टेक्स्ट मेमोराइज करवाए जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली रिलीजन को हैवीली कंट्रोल करता रहा। क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम और दूसरे बिलीव्स को रिस्ट्रिक्टेड रखा गया। कुछ चर्चेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कई ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि उनमें से बहुत सी जगहें फॉरेन विजिटर्स के लिए शो के स्पेसेस की तरह यूज होती हैं। मतलब जो बाहर से नॉर्थ कोरिया को देखने आते हैं ना, उनके लिए वो जगह बनाई गई है ताकि वो आए और बोलें कि यार यहाँ पर तो रिलीजन भी बहुत कॉमन है, हर चीज़ बहुत अच्छे से है। तो वो सिर्फ शो केस के लिए होती हैं और वो तभी ओपन होती हैं जब बाहर से फॉरेनर आते हैं। और तो डिफेक्टर स्टोरीज, डिफेक्टर में बता चुका हूँ, वो लोग जो नॉर्थ कोरिया से छुप छुपा के रात के टाइम भागे हैं। डिफेक्टर स्टोरीज में रिपीटेडली अंडरग्राउंड प्रेयर मीटिंग्स का जिक्र मिलता है। कुछ लोग सीक्रेटली बाइबल पेजेस हाइड करते हैं, कुछ कुरान मजीद भी छुप छुपा के पढ़ते हैं, कुछ ब्लैंकेट्स के नीचे क्वाइटली प्रेयर्स करते हैं। मतलब जिनको समझ आ जाता है ना कि यार दुनिया सिर्फ नॉर्थ कोरिया नहीं, इससे बाहर की भी, और बाहर लोग बहुत मजे से जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर वो दुआएं मांगते हैं एक सुपीरियर पावर से। How did you escape when you were just 13 years old? Growing up in North Korea, my father was sent to labor camp. एक रिपोर्ट के मुताबिक कई फैमिलीज को सिर्फ इस सस्पिशन पर पनिश किया गया कि वो हिडन रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। यहाँ एक स्ट्रेंज कॉन्ट्रडिक्शन सामने आती है। स्टेट जो है वो ट्रेडिशनल रिलीजन्स को सप्रेस करती है, लेकिन खुद अपना एक इमोशनल बिलीफ स्ट्रक्चर क्रिएट करते नजर आती है। इसीलिए कई एनालिसिस कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रिलीजन को खत्म नहीं किया, उसने उसकी जगह एक नई आइडियोलॉजिकल सिस्टम बिल्ड कर दिया। देखो, नॉर्थ कोरिया को समझने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि इंफॉर्मेशन हेविली कंट्रोल होती है, इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड, फॉरेन मीडिया बैंड, ट्रैवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जब एक इंसान सिर्फ एक ही नैरेटिव सुनता है, एक ही हिस्ट्री पढ़ता है और एक ही विजन ऑफ ट्रूथ देखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वही रियलिटी बन जाती है उसकी। इसीलिए कई डिफेक्टर्स ने इंटरव्यूज में कहा है कि बचपन में उन्हें जेन्युइनली लगता था कि लीडर्स ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल एबिलिटीज रखते हैं। और तो और कुछ स्टेट स्टोरीज जो कि मैंने विकिपीडिया में पढ़ी हैं, उनमें ना ये क्लेम्स थे कि किम फैमिली की बर्थ्स के वक्त अनयूजुअल नेचुरल साइंस अपीयर हुए हैं। बाहर की दुनिया को ये absurd लगता था, लेकिन क्लोज सिस्टम्स में रिपीटेड स्टोरीज इवेंचुअली नॉर्मल लगने लगी थी। एक स्टडी के मुताबिक अगर सोसाइटी में अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रिमूव कर दी जाए तो पब्लिक परसेप्शन को डेकेड्स तक शेप किया जा सकता है।
नॉर्थ कोरिया इसी थ्योरी का रियल लाइफ एग्जांपल लगती है। 1990s में जब नॉर्थ कोरिया फेमाइन का शिकार हुआ, मतलब फेमाइन मतलब जब खाने पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तब दुनिया को लगा था कि सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एस्टिमेट्स के मुताबिक लाखों लोग अफेक्टेड हुए, बहुत से लोगों ने स्टारवेशन फेस की, मतलब बहुत से लोग मर भी गए थे भूख की वजह से, लेकिन फिर भी रिजीम सर्वाइव कर गई। रिसर्चर्स कहते हैं कि सिर्फ फियर इसकी वजह नहीं थी, आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। पब्लिक को यह बताया गया कि डिफिकल्टीज टेम्पररी हैं और एनिमीज एक्सटर्नल हैं। इसी पीरियड में ब्लैक मार्केट्स ग्रो करने लगी। चाइनीज बॉर्डर के थ्रू फॉरेन मूवीज, यूएसबी ड्राइव्स और साउथ कोरियन ड्रामा सीक्रेटली एंटर होने लगे और यहाँ से सिस्टम में क्रैक्स नजर आना शुरू हो गए। इमेजिन करो एक नॉर्थ कोरियन टीनेजर जिसने पूरी लाइफ ये सुना हो कि भाई साउथ कोरिया डिस्ट्रॉयड और मिजरेबल कंट्री है, मतलब उनका जो नेबर कंट्री है साउथ कोरिया, वो बहुत ही गंदा कंट्री है और वो सिर्फ यही चाहता है कि नॉर्थ कोरिया ख़त्म हो जाए। अगर नॉर्थ कोरियन कोई भी टीनेजर ये सुनेगा तो उसके लिए तो नफरत ही पैदा होगी ना साउथ कोरियन बंदे के लिए, साउथ कोरियन कंट्री के लिए। और फिर क्या होता है, वो सीक्रेटली एक साउथ कोरियन ड्रामा देखते हैं जहां मॉडर्न सिटीज़, लाइट्स, लग्जरी और फ्री लाइफस्टाइल नज़र आए। डिफेक्टर इंटरव्यूज़ के मुताबिक बहुत से यंग पीपल इसी तरह पहली बार रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें जो नैरेटिव दिया गया था वो इनकम्प्लीट था, और फिर वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो इस जहन्नुम से बाहर निकलें, क्योंकि उनको दिख जाता है कि लीडर ने जो हमें स्टोरी सुनाई हुई है बाहर की दुनिया की वो फेक है, रियलिटी तो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए वहाँ पर ये सब चीज़ें बैन है कि आप कोई मूवी नहीं देख सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ न्यूज़ सुन सकते हो, और वो भी जो नॉर्थ कोरिया में हो रही है। और तो और नॉर्थ कोरिया का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट शायद मिसाइल्स या मिलिट्री नहीं है, बल्कि ये रियलाइजेशन है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को कितनी डीपली शेप किया जा सकता है। जब स्टेट एजुकेशन कंट्रोल करे, मीडिया कंट्रोल करे, इमोशंस कंट्रोल करे और हिस्ट्री कंट्रोल करे, तो फिर लॉयल्टी नेचुरल लगने लगती है। इसीलिए जब किम जोंग टू की डेथ अनाउंस हुई थी, दुनिया ने टीवी पर मैसिव पब्लिक क्राइम सीन्स देखे। बाहर के लोग कंफ्यूज थे कि क्या ये एक्टिंग थी या जेन्युइन इमोशन। रियलिटी प्रोबेबली मिक्स थी। कुछ लोग जेन्युइनली इमोशनल थे, बहुत 0.0001% लोग जो थे वो इमोशनल थे नेचुरली, बाकी सब सोशली प्रेशराइज थे। कुछ फियरफुल थे, लेकिन कलेक्टिव इमोशनल इन्वायरमेंट्स में इंसान इंडिविजुअल तरीके से रिएक्ट करना आहिस्ता आहिस्ता भूल जाता है, और शायद इसीलिए नॉर्थ कोरिया को सिर्फ एक कंट्री कहना मुश्किल लगता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मतलब लोग डरे हुए हैं। छोटी सी अभी जब किंग जोंग टू की जब बरसी होती है ना हर साल, तो पूरा नॉर्थ कोरिया एक जगह इकट्ठा होता है और वहाँ पे सिर्फ रोता रहता है, चिल्ला कर रोता है, सिर्फ इसलिए कि उनका लीडर मार गया। भले वो फियरफुल होकर रो रहे हैं, बट उनको रोना होगा, नहीं रोए तो। और बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे इंटेंस आइडियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जहां पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी और बिलीफ एक दूसरे में इतने मर्ज हो चुके हैं कि उनका फर्क करना मुश्किल हो गया। आज भी अगर कोई सैटेलाइट इमेज देखें कोरियन पेनिनसुला की, तो साउथ कोरिया लाइट से भरा नजर आता है, जबकि नॉर्थ कोरिया का लार्ज पोर्शन डार्क होता है। इंटरनेट पर लोग इस इमेज को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस के तौर पर देखते हैं, लेकिन सिंबॉलिक लेवल पर यह बहुत पावरफुल इमेज है। एक साइड हाइपर कनेक्टेड मॉडर्न वर्ल्ड, दूसरी साइड कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट, और शायद इसी आइसोलेशन ने नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस सिस्टम बना दिया है। कुछ लोग उसे कल्ट बोलते हैं, कुछ हाइपर नेशनलिस्ट स्टेट कहते हैं इसको, और कुछ लोग इसे हिडन आइडियोलॉजिकल रिलीजन बोलते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सब एक बात पर एग्री करते हैं, नॉर्थ कोरिया ने पॉलिटिक्स को सिर्फ गवर्नेंस तक लिमिटेड नहीं रखा, उसने उसे इमोशनल बिलीफ सिस्टम के लेवल तक पुश कर दिया। और अब मैं थोड़ी डीप बात करने वाला हूँ। जब कोई सिस्टम इंसान की आइडेंटिटी बन जाए तो उसे चैलेंज करना सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं लगता, वो पर्सनल बिट्रेयल जैसा फील होने लगता है। शायद इसीलिए नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री बन चुका है। और शायद सबसे शॉकिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया का सिस्टम सिर्फ फोर्स पर सर्वाइव नहीं करता, बल्कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इमोशनल कंडीशनिंग और कलेक्टिव आइडेंटिटी पर सर्वाइव करते हैं। आज की जनरेशन सीक्रेटली फॉरेन ड्रामास देख रही है, हिडन यूएसबी सर्कुलेट हो रही हैं और ब्लैक मार्केट्स के थ्रू बाहर की दुनिया की रियलिटी आहिस्ता आहिस्ता अंदर एंटर कर रही है। और ये नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बट ये चीज़ें आ रही है इंटरनेट की वजह से, लीकेज की वजह से। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले 20 सालों में नॉर्थ कोरिया कंप्लीटली चेंज हो सकता है, जबकि दूसरे एनालिसिस का मानना है कि सिस्टम और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर किसी सोसाइटी को बचपन से सिर्फ एक ही नैरेटिव दिया जाए तो सच का कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है, और क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी डिफरेंट फॉर्म्स में नैरेटिव कंट्रोल एग्जिस्ट करता है,
या बस स्टाइल अलग होते हैं? ये टॉपिक सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक लिमिटेड नहीं रहता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, मीडिया इन्फ्लुएंस और बिलीफ सिस्टम्स की पावर तक चला जाता है। इसीलिए कमेंट्स में मुझे ऑनेस्टली ज़रूर बताना, क्या नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक डिक्टेटरशिप है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे यूनिक आइडियोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट?